किसी को स्टेशन भिजवा दो जी, कानपुर वाली दीदी की ट्रेन आने ही वाली होगी, नहीं तो आते ही कहेंगी कि दयाल तुझसे तो इतना भी नहीं हुआ कि दीदी को लेने स्टेशन आ जाता या फिर किसी को भिजवा ही देता। मेरी पत्नी शीतल ने बड़े ही मजाकिया ढंग से शादी के अनगिनत कामों के बीच मुझे एक ज़रूरी काम याद दिलाया, तो मैंने जल्द ही किसी को दीदी को लेने स्टेशन भेज दिया। अच्छा, वो बारातियों के गिफ्ट देख लिए ना तुमने, ठीक है ना? मैंने शीतल से पूछा, तो उसने अपना एक हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए अपने दूसरे हाथ से एक गरम चाय की कप मेरे हाथों में थमा दी। 2 पल को सांस भी ले लो जी, सब बढ़िया है। हम हमारे हिसाब से सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अब थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए तो कौन सा तूफान आ जाएगा। पहले आप शांति से बैठकर चाय पी लीजिए और भगवान पर भरोसा रखिए। देख लेना, ऊपर वाले की कृपा से सभी काम बड़े ही अच्छे से संपन्न हो जाएंगे। हाँ शीतल, कह तो तुम सही रही हो, पर बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा पिता कभी चैन से बैठा देखा है तुमने? तो मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ भला? और शीतल को भी कहाँ चैन था, 2 पल भी एक जगह ना ठहरती। कभी उसे ये काम याद आ जाता तो कभी उसे वो काम याद आ जाता। खैर, हम दोनों ही बड़े उत्साहित और साथ में कुछ चिंतित भी थे। अब हमारी छोटी बिटिया रिया का ब्याह जो होने वाला था, शादी की सब तैयारियां लगभग हो चुकी थीं। मैरिज हॉल की बुकिंग, रिश्तेदारों को दिए जाने वाले उपहार, बारातियों के स्वागत का इंतज़ाम, बर्तन, गहने, कपड़े इत्यादि की खरीदारी, शादी की तैयारियां मैंने अपने सामर्थ्य से कई ज़्यादा कर ली थी। चूँकि मेरे हिसाब से यह हमारे लिए आखिरी बड़ा खर्चा था। पहले 2 बेटियों की शादी में तो फिर भी पीछे वाली बेटियों के लिए सोचना था, मगर अब सिर्फ रिया ही थी, इसलिए रिया के ब्याह में मैं किसी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता था। शीतल अक्सर शादी के बढ़ते हुए खर्चे को लेकर मेरा हाथ पीछे खींचती, पर ब्याह के हर्ष और उल्लास में मैं काम ब्याह से इतने भविष्य के खर्चे के लिए सोचने बैठता। ब्याह को अब केवल एक ही हफ्ता रह गया था कि तभी रिया के होने वाले ससुर जी का कॉल आ गया। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं? हो गई शादी की सारी तैयारियां? जी नमस्कार। यूँ तो सारी तैयारियां हो गई हैं, पर तैयारियों का क्या है भाई साहब, शादी वाले दिन तक चलती ही रहती हैं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप दयाल जी, उन्होंने ठहाके मारते हुए कहा। दयाल जी, एक बात करनी थी आपसे। जी कहिए भाई साहब, मैंने कुछ चिंतित होकर कहा। ज़रा खाने पीने का इंतज़ाम तगड़ा कर लीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ खाने पीने की सब बड़े शौकीन हैं। मीठे में आपने 2 चीज़ें रखवाई होंगी, है ना? उन्हें बढ़ाकर 5 कर दीजिएगा। स्टार्टर्स भी कम से कम 5-7 तो कर ही दीजिएगा। जी भाई साहब, सब हो जाएगा। मैंने उन्हें हाँ तो कह दिया, पर 2 मिनट को शादी के बढ़ते हुए बजट ने उन दिसंबर के सर्दी के महीने में भी मेरे माथे पर पसीना छलक आया। ब्यूटी पार्लर से लौटी हुई मेरी रिया झट से मेरे परेशान मन को भांप गई। कुछ डिमांड की क्या अतुल के पापा ने आपसे? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं बेटा, मैंने बात को टालते हुए कहा। उसके चेहरे का नूर देखकर कहा मैंने, अरे वाह, चांद सी चमक रही है हमारी बिटिया रानी। पार्लर जाकर तो तेरा चेहरा और भी खिल उठा है। अपनी माँ को भी ले जाती, वो भी थोड़ा बहुत यंग दिखने लग जाती। मैंने अपने बगल में बैठे रिया की माँ शीतल को कौने मारते हुए छेड़ा। पापा, आप बात को घुमाओ मत, बोलो जल्दी, क्या बोले अतुल के पापा? खाने के कुछ आइटम बढ़ाने को कहा है। लाख इशारे करने पर भी शीतल ने अपना मुंह खोल ही दिया। आखिर उसका डर भी तो जायज़ था। बुढ़ापे में ही तो सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और मैं तो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने लगा था। आप अब एक भी खाने का आइटम नहीं बढ़ाएंगे। उसने मुझे बिल्कुल उसी तरह डांटा जैसे मैं कभी छोटी सी रिया को डांटा करता था। अभी
एक और चॉकलेट नहीं रिया, वरना दांत सड़ जाएंगे। आपकी बेटी नौकरी करती है पापा, और अतुल भी इन सब बातों के खिलाफ है। मुझे दहेज लेने वालों के यहाँ नहीं जाना पापा। आप ही तो कहते हो कि दहेज बहुत बुरी प्रथा है, फिर आप ही आज इस बात का समर्थन करने लगे। नहीं बेटा, यह सब दहेज नहीं होता। उन्होंने तो दहेज की बात की ही नहीं है। तू इन सब बातों में मत उलझ। अंदर जाकर अपना नया लहंगा देख कर आ। मैं अभी अभी तेरी मम्मी के साथ जाकर लाया हूँ। बिल्कुल तेरे मन मुताबिक है। जरी वाला, सुनहरा और सुर्ख लाल। रिया मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं रिया का गुस्सा समझ रहा था, पर अतुल जैसा लड़का मिलना इतना आसान नहीं था। बेहद सभ्य, पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ। पहली मुलाकात में ही उसने साफ कर दिया था कि वह सिर्फ रिया को चाहता है और कुछ नहीं। दहेज जैसी बातों से तो वो कोसों दूर है। वैसे अतुल के पापा ने भी ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं की थी। बारातियों का अच्छा स्वागत, उनके व्यवहार, उपहार, यह सब दहेज थोड़ा होता है, लेकिन इतना तो चलता है। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा था कि बस शादी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी नाक ऊंची बनी रहे। अब इसका अर्थ आप जो चाहे निकाल सकते हैं। खैर, मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। यह तीसरी शादी भी मैं बड़े अच्छे से संपन्न कर लूँगा। 3 बेटियां हैं, कैसे ब्याहोगे? 3 लड़कियों के बाप हो, जरा 4 पैसे बचाकर चला करो। इस तरह के ताने लंबे समय से सुनता आ रहा था मैं, पर कभी भी इन तरह की बातों पर दिल नहीं लगाया। पर आज थोड़ा परेशान था। मेरे दोनों बड़े दामाद मदद के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि होने वाले तीसरे दामाद यानी कि अतुल ने भी बार बार पूछा कि पापा जी, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा। पर मैं अब तक सब अपने बलबूते पर करता आया था, सो अब भी मुझे विश्वास था कि मुझ में इतना तो हिम्मत है ही कि सब हो जाएगा। मैरिज हॉल सज चुका था। रिया दुल्हन के रूप में बेहद प्यारी लग रही थी। शीतल कुछ परेशान थी। वो बार बार एक एक जगह जाकर सारे इंतज़ामों को देख रही थी, तसल्ली कर रही थी। मैं तमाम कामों के बीच मीठे के आइटम बढ़ाना और स्टार्टर्स बढ़ाना भूल गया था। बारात को समय था और मेरे मेहमान शादी की तैयारियां देखकर खुश हो रहे थे। वह एक अध्यापक भी इतने ठाट बाट से 3 बेटियों का ब्याह कर सकता है? आप पर भगवान की बड़ी कृपा है दयाल जी, मेरे स्कूल की एक अध्यापिका ने मुझसे कहा। सही बात कह रही हो आप मैडम जी। दयाल जी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। कहीं भी कोई कंजूसी नहीं करते। इन्होंने ना जाने कितने ही गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन दिया है, फ्री में क्लासेस दी हैं। सच ही तो है, कर्म लौट कर ज़रूर आता है। बस यह सब आपके उन्हीं अच्छे कर्मों का नतीजा है दयाल जी। इस बार स्कूल के प्रिंसिपल साहब मेरी तारीफ़ कर रहे थे। देखते देखते बैंड बाजे से बारात भी आ गई। स्वागत सत्कार के बाद जैसे ही स्टार्टर शुरू किया, मुझे तुरंत समधी जी की बात याद आ गई। दयाल जी, खाने पीने का विशेष इंतज़ाम कर लीजिएगा और स्टार्टर्स मीठे में आइटम्स बढ़ा दीजिएगा। अब एक बार फिर सर्द हवा में मेरे माथे पर पसीना छलक आया। बारात आने से पहले सब एक बार ठीक से चेक कर लो दयाल, क्योंकि लाख ध्यान से एक एक काम करो, पर शादी के कामों में कुछ ना कुछ ज़रूरी काम छूट ही जाता है। कानपुर वाली दीदी ने अभी अभी मेरे कानों में अपने ये अनुभवी शब्द डाले थे, पर तब क्यों मुझे ये याद नहीं आया। अब इतनी जल्दी मैं क्या करूं और कैसे करूं? हैरान परेशान सा कुछ सोच ही रहा था कि मैं अपने सामने यह सब क्या देख रहा हूं। ये देख कर दंग रह गई दयाल जी कि मेहमानों को 20 स्टार्टर्स परोसे जा रहे थे। मैं ये सब देखकर बड़ा अचंभित था। मैं भागा भागा कैंटरिंग वाले के पास गया तो वह कैंटरिंग वाला 10 तरह की मिठाइयों का स्टॉल लगवा रहा था। मैंने तत्काल उसे रोका। नहीं भाई नहीं,
बस 4 मिठाइयाँ ही रखो, मेरा इतना बजट नहीं है। बहुत बजट है सर आपका। नीली शर्ट में दुबला पतला सा हैंडसम सा लड़का यह कहते हुए मेरे पैर छूने के लिए झुक गया, तो मैं कुछ पीछे हटा और बरबस उससे पूछ बैठा, आप कौन? आपका वही जलेबी वाला नील, जो फीस के बदले आपको हमेशा अपने पापा की दुकान की रस में डूबी हुई जलेबियां दे जाता था। शायद आप भूल गए होंगे सर अपने इस पुराने स्टूडेंट को, पर मुझे आपकी अपने ऊपर की हुई एहसान और कृपा आज तक याद है। मैं इस चीज़ को कैसे भूल सकता हूँ? आप ना होते तो मैं कैसे आगे बढ़ पाता, कैसे आगे पढ़ पाता। मैं उसका चेहरा उस छोटे से जलेबी वाले नील से मिलाने लगा, तो जैसे सालों बाद उसकी वो चाशनी में डूबी हुई जलेबियों का स्वाद फिर से मेरे मुंह में घुल गया था। आप जो कहें उसका स्टॉल लगवा दिया जाएगा सर, और आप जितना चाहें उतने पैसे दे देना सर। होटल के इस छोटे से मालिक यानी मेरे लिए सिर्फ आपका आशीर्वाद ही काफ़ी होगा, जैसे कभी स्कूल फीस के बदले आपके लिए मेरी लाई हुई जलेबियाँ ही काफ़ी हुआ करती थीं। नील की बात सुनकर बरबस मेरी आंखें सजल हो उठी और फिर से मेरे कानों में कानपुर वाली दीदी की कही हुई बात याद आ गई। दयाल, शादी ब्याह में देने वाले बंद लिफाफे वाला गुप्त व्यवहार हो या जीवन में किया जाने वाला खुला व्यवहार, एक दिन वापस लौटकर ज़रूर आता है। तो दर्शकों, आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।